एज़ोस्पर्मिया या जीरो स्पर्म काउंट क्या होता है? Is it possible to father a child with zero sperm count? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीरा दलवी, आपकी फर्टिलिटी फ्रेंड, मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ आईवीएफ कंसल्टेंट एट पुणे आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एज़ोस्पर्मिया, जिसे हम जीरो स्पर्म काउंट कहते हैं, सबसे पहले तो उसे डायग्नोस कैसे किया जाता है। WHO के क्या क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हम एज़ोस्पर्मिया को डायग्नोस करते हैं। Whenever we do your semen analysis, वो सीमेन के एक ड्रॉप पे आपका स्पर्म काउंट देखा जाता है बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अगर ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कोई भी स्पर्म वो एंटायर फील्ड पे नहीं दिखा जाए तो उस कंडीशन को एज़ोस्पर्मिया कह सकते हैं। लेकिन WHO ये रिकमेंड करता है कि जब भी किसी फील्ड में स्पर्म नहीं दिखा जाए तो ऐसे स्पर्म सैंपल को, ऐसे सीमेन को 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज किया जाए। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद टेस्ट ट्यूब के बेसमेंट पे जो पैलेट जमा होता है वो पैलेट को एग्जामिन किया जाए और उसमें कोई स्पर्म्स मिलते हैं या नहीं ये देखा जाए। ऐसे कई बार देखा गया है, एटलीस्ट इन 30% ऑफ केसेस, जिसमें सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे जहां मेल्स को एज़ोस्पर्मिया का डायग्नोसिस दिया गया है, लेकिन जब उनके पैलेट को देखा गया है, मतलब उनके सीमेन सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करके वो पैलेट को जब एग्जामिन किया गया था, तब कम से कम 30% ऑफ एज़ोस्पर्मिक मेल्स were found to have sperms in the pellet. So, first and the foremost thing is एज़ोस्पर्मिया needs to be diagnosed very properly as per the WHO criteria. कम से कम 2 बार semen analysis in this kind of proper method आपका होना चाहिए to diagnose, to give you the diagnosis of एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया 2 प्रकार का हो सकता है। Either it could be an obstructive azoospermia or a non-obstructive azoospermia. Obstructive azoospermia, as the name itself says, there's an obstruction in the tubes that carry sperms from the testis to the ejaculate. मतलब sperms जिस जगह पे तैयार होते हैं वहां से वो ejaculate में आने तक का जो रास्ता होता है वो रास्ते में ब्लॉकेज है, इसलिए वो sperms ejaculate में नहीं आ पा रहे। This becomes obstructive azoospermia. There could be non-obstructive azoospermia too. अभी non-obstructive azoospermia का क्या मतलब होता है कि sperm के production में in itself there is a problem. There is no problem in the tubules those carry the sperms from the place where it is made to the place where it is ejaculated. Let's look into the causes of obstructive azoospermia. अब obstructive azoospermia के क्या causes हो सकते हैं? Either it could be congenital. Congenital मतलब by birth there could be an obstruction into this passage. Secondly, it could be because of infection. Sexually transmitted diseases या और कोई भी infection जिसके वजह से the tubules that carry the sperms, उन ट्यूब्यूल्स में स्कारिंग हो सकता है। ये स्कारिंग की वजह से स्पर्म्स वो कैरी नहीं कर पाते। Thirdly, it could be due to the injury to the genital part, which could later on cause scarring and thereby the blockages in the tubule. Fourthly, it could also be because of some surgery happening in the past somewhere on the bladder or the prostate. Obstructive azoospermia can be diagnosed by sonography, either a scrotal sonography या transrectal sonography. This can delineate, this can exactly tell us many a times कि where exactly the blockage is present. अब देखते हैं non-obstructive azoospermia किन कारणों की वजह से हो सकता है। Non-obstructive azoospermia is basically because of testicular failure, मतलब टेस्टिस का फेलियर इन प्रोड्यूसिंग द स्पर्म्स। ये हो सकता है जेनेटिक कॉजेस की वजह से, दैट इज द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, इन जीन्स में कोई म्यूटेशन अगर हो तो स्पर्म प्रोडक्शन 0 हो सकता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हो सकता है, दैट इज
FSH एंड टेस्टोस्टेरोन, ये जो दो मेन हॉर्मोन्स है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये हॉर्मोन्स में एबनॉर्मलिटी आ सकती है। थर्डली, लार्ज वेरिकोसिल। लार्ज वेरिकोसिल्स अगर है तो दिस कैन रिड्यूस द साइज ऑफ टेस्टिस एंड यस इट कैन कॉज एज़ोस्पर्मिया टू। फोर्थली, इट कुड बी बिकॉज ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस मीन्स बर्थ के दौरान जब भी मेल बेबी की टेस्टिस एब्डोमेन में से स्क्रोटम आने की प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होती है, उन केसेस में एज़ोस्पर्मिया हो सकता। फिफ्थली, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स दैट इज कीमोटॉक्सिन्स। कई बार अगर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान जो कीमोथेरेपी दी जाती है, these toxins are hazardous for sperm production। तो ऐसे मेल्स में हमें कई बार एज़ोस्पर्मिया दिखता है। Hope this video was helpful to you, at least to understand what could be the causes of azoospermia, and if at all you had been diagnosed with any such conditions, please do check whether the diagnosis was done in a correct way. In case you have any queries on the same topic, we would love to solve them out. Please drop your queries in the comment box below or connect with us directly with the numbers given below. Thank you.